हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया। हम देख रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम सभी फैकल्टीज के लिए एईसीसी इंग्लिश सेमेस्टर 1 में कहीं पे है, कहीं पे सेमेस्टर 2 में है, ईवीएस से ऑल्टर्ड है। इसका पार्ट 7 हम देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज द यूनिट, दैट इज द यूनिट 4। इसमें मैंने आपको, जैसा मैं अभी तक करती आ रही हूँ, मैंने इसमें रीडिंग स्किल्स, इसके पहले मैंने स्पीकिंग स्किल्स किया था। उसी पावर पॉइंट में रीडिंग भी इंक्लूडेड है, बट वो वीडियो अकेले काफी बड़ा हो गया है, तो इसलिए मैंने रीडिंग स्किल पे अलग एक वीडियो बनाया है, जिसमें हम देखने जा रहे हैं क्लोज रीडिंग क्या है। मतलब आप, लिटरल मीनिंग रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का हुआ पढ़ना और पढ़ के समझना। हम इस सीरीज में देख रहे हैं कि किस तरह इंग्लिश, जो आपका कम्युनिकेशन का पार्ट है, जो आपको एक्चुअली इस कम्युनिकेशन इंग्लिश का पर्पस रखने का ये है कि आप इंग्लिश जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसे अच्छे से समझ सकें, बोल सकें, और किसी भी फैकल्टी के हैं, कोई भी आपका मदर टंग है, किसी भी रीजन के हैं, आप इंटरनेशनल एक क्वालिटी आप एक्वायर कर सकें, जो कि आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली इसमें आप हमने देख लिया कम्युनिकेशन के स्किल्स क्या क्या हैं, इंट्रोडक्शन देख लिया, कम्युनिकेशन के डिफरेंट बैरियर्स क्या हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, वो सारा हम देख चुके हैं। कम्युनिकेशन की थीरीज, कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स, ऑल वी हैव सीन। उसके बाद हमने राइटिंग स्किल भी किया। जैसा यूनिट वाइज हम इसलिए नहीं लेकर के चले कि जिनके रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बनाना मैंने शुरू किया था, उन्होंने जो यूनिट वाइज अपना सिलेबस भेजा था, हम उसको देख के चल रहे हैं, जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो एनीवे, बट नाउ वी आर कवरिंग द टॉपिक जो नेशनल लेवल का सीबीसीएस का जो सिलेबस है, उसके बेसिस पर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 का सिलेबस है, जिसमें हम यूनिट 3 तक देख चुके हैं। यूनिट 4 है रीडिंग स्किल, यूनिट 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइटिंग स्किल, एंड देन द लास्ट पार्ट इज द ग्रामर पार्ट, जो इस सीबीसीएस के सिलेबस में अलग से मेंशन नहीं है, बट मेरी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया उसमें ग्रामर अलग से मेंशन है। और जैसा मैंने आपको बताया, मैं कहीं एनजीओ में जो पढ़ा रही हूँ, उनको ग्रामेटिकल पार्ट पूरा पढ़ाना है। सो आई विल ट्राई कि वो एक और वीडियो बना के मैं कंक्लूड करूं। और एक और चीज है, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक साइट तो अभी भी दिखा दूंगी, बट वो एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन मिला है, जिससे कि आपको यूनिवर्सिटी लेवल के टॉपिक्स, क्वेश्चंस, आंसर्स के साथ बिल्कुल मिल जाएंगे, हर यूनिट के एवरी रिलेटेड एस्पेक्ट के साथ। इंट्रोडक्शन चैप्टर, देन कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, देन सॉरी स्पीकिंग के बारे में, रीडिंग के बारे में, राइटिंग के बारे में, एवरी पांचों यूनिट से आपको क्वेश्चंस एंड आंसर्स मिल जाएंगे। सो लेट अस कम ऑन आवर मेन टॉपिक, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। हम क्या रीड कर रहे हैं? रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसके लिए हर आदमी, एक लिटरेसी तो डेफिनेटली जरूरी होती है रीडिंग के लिए भी, या किसी भी तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, बट रीडिंग एक ऐसा स्किल है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग के लिए तो आपको लिटरेसी की जरूरत है, बट अंडरस्टैंडिंग, ऑफ कोर्स वी आर हियर कंसर्न विद द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, बट अंडरस्टैंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप for communication, that is to share your views, your ideas, your जो आप सोच रहे हैं वो दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अगला आपकी बात को समझे, पढ़ पा रहा है, तो दैट इज द इंग्लिश कम्युनिकेशन। बट अंडरस्टैंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन इटसेल्फ फॉर कम्युनिकेशन, एंड दिस रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज टू रीड एंड टू अंडरस्टैंड, पढ़िए और समझिए। सो दैट कैन बी दिस, इस यूनिट को हम देखेंगे अंडर दीज हेडिंग्स। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के हेडिंग्स, पहला है क्लोज रीडिंग, पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन, पढ़ करके उसको सारांश करना, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में लाना। और कॉम्प्रिहेंशन पर हम अलग से थोड़ा इसलिए देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन से आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, वो एक कॉम्प्रिहेंशन, एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनका आंसर कैसे आप करेंगे वो मैं थोड़ा आपको बताऊंगी। देन समरी एंड पैराफ्रेजिंग,
दिस वी हैव डन। ये हम समरी राइटिंग एकदम अलग से एक पूरी टॉपिक देख चुके हैं, जिसमें समरी कैसे लिखते हैं, किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए, पैराफ्रेजिंग और समरी में डिफरेंस क्या है, समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग, सॉरी, समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग में डिफरेंस क्या है, हम थोड़ा सा तो अभी देखेंगे, तो देख लेंगे। Then comes the analysis and interpretation. It is a very important part of your any qualitative reading. अगर आप किसी पर्पसफुल रीडिंग के लिए जा रहे हैं, आप कहीं पर कुछ आप पीएचडी कर रहे हैं, कहीं थीसिस लिखने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या किसी को आपको स्पीच देना है, तो कैसे आप अपने फैक्ट्स को, जो आप कह रहे हैं, जो आपने पढ़ा है, उसको एनालाइज कैसे कीजिएगा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेंगे। डाटा एनालिसिस एक अलग से बिल्कुल चीज है, बट वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट डाटा एनालिसिस। एक जनरल एनालिसिस, कुछ भी हम पढ़ें तो फिर उसको एनालाइज करना और फिर उसको अपने तरीकों से इंटरप्रेट करना। इंटरप्रिटेशन इज टू पुट फोर्थ, सामने रखना लोगों के, जो आपने पढ़ा उसको आपको एनालाइज करना चाहिए, इंटरप्रेट करना चाहिए, और इन सब पॉइंट्स पर हम वन बाय वन देखेंगे। एंड देन कम्स द ट्रांसलेशन। एक्चुअली ट्रांसलेशन को हम मान सकते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीडिंग एंड स्पीकिंग। आप एक रीड कर रहे हैं और उसको बहुत बार सब पर्पसफुल अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर्पसफुल रीडिंग तब होती है, जिस अंडरस्टैंडिंग तब होती है जब उसको बहुत बार ट्रांसलेट करने की, अनुवाद जिसको हम कहते हैं, बहुत बार आप, ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में अनुवाद तो होता ही है, सेम लैंग्वेज में भी बहुत बार आपको समझाने के लिए, जैसे मैं ही, ये सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको समझाने के लिए मैं इंग्लिश के ही दूसरे इजी वर्ड्स का यूज करके समझाऊं, तो इंटरलिंगुअल हो गया, इंट्रालिंगुअल, सॉरी, इट इज इंट्रालिंगुअल हो गया। दो डिफरेंट लैंग्वेजेस के को यूज करके अपनी बात मैं आपके सामने रखूं, हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी। एक्चुअली अभी आपको यहाँ पर ही इंडियन लैंग्वेजेस में ही मेनली हम ट्रांसलेशन देखेंगे, बट इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिस्कशंस हैं। Then certain other factors translations are related हैं, that we will see in the translation, and the final is the literary and knowledge text, जो आपको पढ़ करके, समझ करके करना है। तो ये सारे फैक्ट्स पर हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज द क्लोज रीडिंग। ये जो मैं स्लाइड्स में दे देती हूँ कुछ कट पेस्ट करके, चैप्टर्स या कुछ बॉक्सेस, इनसे आपको जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। जैसे क्लोज रीडिंग, इसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, यू, ए, ई। यू इज फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझिए, एनालाइज कीजिए, ए इज फॉर एनालिसिस, एंड ई इज फॉर इवैल्यूएशन और इंटरप्रिटेशन। जो आपने पढ़ा उसको समझिए, उसको एनालाइज कीजिए और उसको इवैल्यूएट कीजिए, समराइज कीजिए, इंटरप्रेट कीजिए। एंड कंप्रीहेंशन इज आई अंडरस्टैंड व्हाट आई रीड। जो आपने पढ़ा वो आप समझ गए हैं, ये है कॉम्प्रीहेंशन। जो आपने पढ़ा है उससे अगर रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएं, जो कि क्वेश्चन में आता है आपके इस एईसीसी इंग्लिश में आएगा, एक पैराग्राफ दे करके उससे क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन लिटरली यहाँ पे। एंड द रीडिंग स्ट्रैटेजीज प्रेडिक्ट। सबसे पहले आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में, उसके टाइटल देख के, उसकी हेडिंग देख करके कुछ इमेजिन कीजिए कि क्या होगा उसमें, तो दैट इज प्रेडिक्शन। विजुअलाइज। फिर अब जब आप उसको पढ़ते जा रहे हैं तो पढ़ने के समय थोड़ा उसको देखने की कोशिश कीजिए। जो पढ़ रहे हैं आप उसको देखिए, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई इंसिडेंट पढ़ रहे हैं, तो दिमाग में ही उसको विजुअलाइज कीजिए, देखिए उसको कि कैसे कैसे किया होगा। क्रिएट मेंटल इमेजेस ऑफ द सेटिंग्स, कैरेक्टर्स, इवेंट्स, जो भी टेक्स्ट में है उसका थोड़ा मेंटल इमेज बनाइए। फिर क्वेश्चन कीजिए। इस तरह से आप एक सक्सेसफुल रीडिंग के लिए क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या क्या होनी चाहिए, दीज आर द 7 स्ट्रैटेजीज। क्वेश्चन कीजिए। अब आप बीच में पढ़ रहे हैं तो पढ़ करके बीच में पॉज कीजिए, स्टॉप कीजिए और अपने आप से कुछ क्वेश्चंस कीजिए कि क्या हुआ होगा। दैट इज जो प्रेडिक्शन पहले आपने किया था वो तो टाइटल पढ़ करके सोचा था कि अच्छा इस बुक में ये होना चाहिए, बट जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपके मन में आते होंगे, नहीं आते हैं तो लाइए,
जानने की कोशिश कीजिए, ये सक्सेसफुल रीडिंग में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि जब आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा हो रहा है, विजुअलाइज़ेशन हो गया, क्वेश्चनिंग अब क्या हुआ होगा या उसके पहले या बाद में क्या होगा, उससे आप अगर उसके आंसर्स आपको मिल जाते हैं आगे की रीडिंग में, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा आप ठीक से समझ के पढ़ रहे हैं। देन अपने आप को कनेक्ट कीजिए, थिंक अबाउट व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट द टेक्स्ट। जो आप पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जो आप पहले से जानते हैं, उनसे उसको कोरिलेट कीजिए अपने नॉलेज को। अभी जो आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, उस नॉलेज को कोरिलेट कीजिए, जो आप जानते हैं उस टॉपिक पर। आपने एक टॉपिक ली है पढ़ने के लिए, कोई कथा पढ़ रहे हैं, कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, कुछ साइंस के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो आपका पहले से नॉलेज है, उससे इस टॉपिक को जो आप पढ़ रहे हैं, उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। देन आइडेंटिफाई, डिटरमाइन द author's purpose to write. Find the information, details, the main idea and the themes of the text. अगर आपकी पर्पसफुल रीडिंग है, कभी-कभी आप जस्ट प्लेज़र के लिए पढ़ रहे हैं तो अलग बात है। फिर भी अगर आपकी रीडिंग की हैबिट करना चाहते हैं, रीडिंग स्किल बढ़ाना चाहते हैं, तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसको उसके बारे में जिस ऑथर ने लिखा है, जिस राइटर ने लिखा है, उसने किस मकसद से उस आर्टिकल को लिखा है, उसकी उस ऑथर की, उस राइटर की आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा डिसाइड कीजिए मन में कि किस तरह का इस बैकग्राउंड होगा इस आर्टिकल के लिखने के पहले, राइटर का या पर्पस क्या होगा, क्यों उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, ये पैराग्राफ, ये स्टोरी, ये नॉवेल, कुछ भी क्यों प्रेजेंट किया है, प्रेजेंटेशन ही है अगर जो हम पहले देख करके आए, तो पर्पस, ऑथर्स का पर्पस। देन इन्फर, यूज क्लूज इन द टेक्स्ट एंड योर ओन नॉलेज टू फिल इन द गैप्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। एक पर्पसफुल रीडिंग तब होगी जब जो आपने पढ़ा उसके बारे में आपने प्रेडिक्शंस किए, विजुअलाइज किया, क्वेश्चन किया, कनेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया एंड फाइनली आप एक इन्फरेंस पर पहुंचे, एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि आपका पर्पसफुल रीडिंग है कि नहीं, आपने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा कि नहीं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कंक्लूजन के बाद इवैल्यूएशन विल बी द फाइनल स्टेप ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसमें आप इवैल्यूएट कीजिएगा कि जो आपने एज अ होल जो टेक्स्ट पढ़ा, उससे आपका क्या ओपिनियन बना, और आपका जो ओपिनियन बना वो ऑथर के ने जो लिखा उनसे टैली कर रहा है कि नहीं, उसका सॉल्व कर रहा है कि नहीं। सो दिस इज अगेन यू अनदर स्लाइड, जो ये हमने पहले वाली जो वीडियो बनाई है स्पीकिंग स्किल्स पे, उसमें ये स्लाइड था जिस जो मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपके पास, रीडिंग इज थिंकिंग, रीडिंग चैप्टर में भी ये थोड़ा थोड़ा सा आपको दे दूं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटेजीज, पहला तो ये हो गया रीडिंग इज थिंकिंग, इसमें हो गए 7 पार्ट्स: क्वेश्चन, कनेक्ट, प्रेडिक्ट, विजुअलाइज, समराइज, इन्फर एंड सिंथेसाइज और इवैल्यूएट। तो ये अभी हम देखते हुए आ रहे हैं। ये स्ट्रेटेजीज को हम इस फॉर्म में भी देख सकते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ना शुरू कीजिए। ऑथर योर कंपेनियन, जो जो लिख रहा है उसको आप अपना दोस्त की तरह इमेजिन करके चलिए। पेस योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल, प्रॉब्लम्स भी फाइंड करने हैं हमको जो लिखा गया है उसमें, सॉरी। देन टेक ब्रेक्स टू रीस्टोर कंसंट्रेशन, बोरिंग नहीं हो जाए पढ़ना आपका, इसलिए ये एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉज कीजिए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा एनालाइज कीजिए, जो हम ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं, जो आप पढ़ चुके हैं उसको एनालाइज कीजिए, जो पढ़ने जा रहे हैं उसको थोड़ा इन्फर कीजिए एंड देन स्टार्ट रीडिंग। शिफ्ट गियर्स व्हेन यू डू नॉट मेक प्रोग्रेस, जब कभी लगे कि बहुत बोर्डम हो रही है, बहुत स्टैग्नेंसी आ रही है, स्टैग्नेंट हो रहा है आपका रीडिंग, तो थोड़ा गियर्स चेंज कीजिए। जैसे गाड़ी चलाते चलाते गियर को स्लो करना होता है, फास्ट करना होता है, तो दैट एक्वायर दैट प्रॉपर्टी, गियर बदलिए। अपनी रीडिंग की जो स्पीड है, जो उसका आपका फ्लो है, उस फ्लो को चेंज कीजिए। रीड अदर सोर्सेज इफ द रीडिंग इज कंफ्यूजिंग, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, समझने में मुश्किल हो रही है, कोई आप इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पढ़ रहे हैं, तब भी प्लेजर वाली पढ़ाई एक अलग चीज है, बट
खास तौर से रीडिंग जब स्टडी के पर्पस से की जा रही है, तो आपको अगर कहीं पे कंफ्यूजन्स होते हैं, तो रिलेटेड बुक्स निकालिए, दूसरे सोर्सेज से भी पढ़ना शुरू कीजिए एंड देन बिल्ड योर वोकैबुलरी। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। अपना वर्ड पावर बढ़ाइए, और वर्ड पावर वोकैबुलरी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप नोटबुक लेके बैठिए, उसमें जो भी हार्ड वर्ड्स आते हैं, जो आपको समझने में मुश्किल होती है, उनको नोट डाउन कीजिए, डिक्शनरी साथ में रखिए, डिक्शनरी से उसकी मीनिंग निकालिए, और उनके कॉनोटेटिव वर्ड्स भी, दैट इज ऑफ कोर्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, दूसरे वर्ड्स जो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ सकें, सेम लैंग्वेज हो, अनदर लैंग्वेज हो, से फीलिंग्स हो, एक्सप्रेशंस हो, उस तरह की वोकैबुलरी बिल्ड कीजिए, जिससे आप आपकी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा स्ट्रांग होगी। देन इंक्रीज योर अकाउंटेबिलिटी फॉर रीडिंग। सबसे वन, वर्क ऑन रीडिंग फास्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा तेज बढ़िए, गियर अप कीजिए अपने आप को, डाउन गियर गियर चेंज तो कीजिए, पर अप की तरफ जाइए, फास्टर प्रोग्रेस कीजिए, और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाइए। आप रीडिंग में कितने इंटरेस्टेड हैं, दैट इज वेरी मच आपकी अकाउंटेबिलिटी। रीडिंग कितना पर्पसफुल, कितना एक उद्देश्यपूर्ण पढ़ाई आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दैट इज वेरी मच important for to improve reading, a very important strategy to improve your reading. And then reading comprehension strategies, the almost the same thing, reading and comprehension। जो पढ़ रहे हैं उसको कॉम्प्रिहेंसिव कीजिए, कॉम्प्रिहेंसाइज कीजिए, शॉर्ट कीजिए, दिमाग में उसकी पिक्चर बनाइए, एंड ऑल द सेंटेंसेस, ऑल द strategies are presented in another way। Visualize, use graphic organizers, evaluate understanding, use word attack strategies, make predictions, locate keywords। ये अभी तक हम लोग नहीं देखे, but it is a very important point। Keywords को, as I've given some keywords, so far as I remember, एक या स्पीकिंग स्किल्स में ही मैंने एक कीवर्ड किस तरह देते हैं उसका एक स्लाइड दिया हुआ है। इन्फर मीनिंग, थिंक अबाउट, समराइज, दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। यूज कंटेक्स्ट क्लूज, एक्टिवेट प्रायर नॉलेज, कोरिलेट कीजिए, एंड रीड द टेक्स्ट, मोर इंफॉर्मेशन, मोर अंडरस्टैंडिंग। जितना इंफॉर्मेशन, सो दीज आर सर्टेन स्ट्रैटेजीज एंड द वे हाउ टू अंडरस्टैंड द योर रीडिंग। जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ना ही आपका पर्पस नहीं है, उसको समझना भी आपका पर्पस है। नाउ कम टू द कॉम्प्रिहेंशन। जो हमने देखा, इसमें सबसे पहले क्लोज रीडिंग के एंड देन ट्रांसलेशन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, दैट टुगेदर वी विल सी। कॉम्प्रिहेंशन इज टू कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज, दैट इज समराइज करना, मतलब शॉर्ट करना नहीं, उसकी आत्मा तक पहुंचना। जो आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, उस लिखे हुए भाग को की आत्मा को समझना, दैट इज कॉल्ड एज द कॉम्प्रिहेंशन। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इंग्लिश टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इज द कॉम्प्रिहेंशन। द कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए आपको पैसेज दिया जाता है, जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस से अगर आप पढ़ रहे हैं, एईसीसी के पाठ्यक्रम के हिसाब से कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ को पढ़ के उसके बाद उसमें क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन का लिटरल मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज। बट इन योर एईसीसी कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और उसका आंसरिंग करनी है, तो उसके लिए आपको किन किन पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट है, ये 10 पॉइंट्स हैं टू आंसर एनी कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ, रिस्पॉन्डिंग या आंसरिंग एनी पैराग्राफ क्वेश्चंस ऑफ एनी गिवन कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ। कोई भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़ना है, समझना है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर करना है, जिनके लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने होंगे। एग्जैक्टली आप ये 10 पॉइंट्स को एज रूल्स समझ लीजिए, तो आप बहुत ही अच्छे से आंसर कर पाइएगा कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ्स का। रीड द पैसेज क्विकली वंस। सबसे पहले आप एक बार तेजी से उस बहुत ही जैसे ओवरलुक कर करके पैसेज को, जो क्योंकि एक पैसेज है आपका, बहुत तेजी से पढ़ लीजिए, और टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ द थीम। जो आपको पैराग्राफ दिया गया उसका थीम क्या है, वो जान जाने के लिए
बहुत तेजी से, बहुत ओवर लुक करते हुए तेजी से पैराग्राफ को पढ़ जाइए। डू नॉट प्री ऑक्यूपाइड विथ आंसरिंग पार्टिकुलर क्वेश्चंस। अभी आप क्वेश्चन के बारे में सोचिए नहीं, एक ओवर व्यू डालिए पैराग्राफ पे, तेजी से पढ़िए। देन अगेन स्टार्ट रीडिंग द पैसेज स्लोली एंड केयरफुली। अब जब आप पढ़ रहे हैं पहली बार, तो थोड़े बहुत आप उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि ये पैराग्राफ किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और क्या-क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इमीडिएटली। उसमें आप टाइम मत वेस्ट कीजिए। इमीडिएट कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ गए होंगे। सेकंड टाइम फिर से पैसेज को पढ़िए, अब थोड़ा स्लोली पढ़िए, केयरफुली पढ़िए टू नो द डिटेल्स। अब वो जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए हैं, उनको दिमाग में रखते हुए कुछ आराम से पढ़िए। कुछ वर्ड्स अगर आपको नहीं मालूम है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस वर्ड्स आते हैं पढ़ने के दौरान, तो उनका मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे तो आपको कोई डिक्शनरी मिली नहीं है, ना कोई आपको बताएगा, तो रिलेट कीजिए। रिलेवेंस देखिए। कोई वर्ड ऐसा आया जिसकी माने आपको लिटरल मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रॉपर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज दैट बहुत सारी चीज़ों को आप पढ़ करके कोरिलेट करके जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं, उस टेक्स्ट से कोरिलेट करके मीनिंग फाइंड आउट कीजिए। एंड आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस, रीड द पैसेज अगेन। अब इसके बाद आप आइए क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, फटाफट क्वेश्चंस को पहले पढ़ लीजिए। और जब क्वेश्चंस को आप पढ़ रहे हैं, तो देखिए कि जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आए थे उनसे मिलते-जुलते हैं कि नहीं। नहीं मिलते-जुलते हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ तो आपको जो पूछा गया है उसी का आंसर करना है। तो अब आप उन क्वेश्चंस को पढ़िए और थोड़ा कोशिश कीजिए रिकॉल करने का कि जो पैराग्राफ आपने पढ़ा है, उनमें कहाँ-कहाँ, किस-किस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। देन मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये अब मैं इसको बोल्ड करना मिस हो गया है। क्वेश्चंस को पहले समझिए। क्वेश्चंस को जब आप फोर्थ स्टेप में आइए, तो क्वेश्चंस आपने जो पढ़ लिया है, अब एक-एक क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कीजिए और सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। रीफ्रेज द क्वेश्चन इन सिंपल टर्म्स। अगर वो क्वेश्चन कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो रीफ्रेज मतलब उस जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उस क्वेश्चन में, उनको सिंपलर वर्ड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। वेरी ऑफन स्टूडेंट्स just glance through the questions without trying to understand their full implication. Consequently, they fail to give complete answers to the questions. बहुत जल्दी से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, उसको उसके अंडरस्टैंडिंग में नहीं गए, उस क्वेश्चन का जो पर्पस है, उसका जो मूल मीनिंग है, वो बिना समझे आंसर कीजिएगा, तो वो आंसर इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। देन मेक श्योर व्हाट यू राइट इज रिलेवेंट। जरूरी नहीं है कि आप उतार दीजिए जो कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ में जो दिया हुआ है, वही वर्ड, वही लाइन उतारिए, जरूरी नहीं है। पर रिलेवेंट होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हैं, जो पैराग्राफ आपका दिया हुआ है, उससे उसकी रिलेवेंस होनी चाहिए, उसका कनेक्शन होना चाहिए। यूज़ योर ओन वर्ड एज़ फार एज़ पॉसिबल। अगर आपको अपना आंसर टाइम लिमिट है, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, पैराग्राफ में जो आंसर है वो उसके कंपैरिज़न में आप अपने वर्ड्स में आंसर दे सकते हैं, तो नो डाउट अपने वर्ड्स में आंसर दीजिए। कीप टू द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज। पैसेज में जो फैक्ट्स है उनको मत चेंज कीजिए। रिलेवेंस रखिए, बट रिलेवेंसी का ये मतलब नहीं है कि आप फैक्ट्स को इग्नोर कीजिए। जो फैक्ट्स हैं, जैसे टाइम है, पीरियड है, ईयर है, प्लेस है, वो एग्जैक्टली जो दिया हुआ है पैराग्राफ में वही रहेगा। आंसर इन कंप्लीट सेंटेंसेस अनलेस यू आर टोल्ड नॉट टू डू सो। सेंटेंस जब भी आंसर कीजिए, पूरा पूरा सेंटेंस में आंसर कीजिए, बट कभी कभी पूछा जाता है कि एक वर्ड में आंसर कर दीजिए कोई क्वेश्चन का, तो जरूरी नहीं है कि उसमें आप कोई एक वर्ड का आंसर क्वेश्चन, वो सिंगल वर्ड आंसर का कोई क्वेश्चन है, तो आप सिंगल वर्ड में, अगर वहां लिखा हुआ है कि राइट दिस वर्ड इन प्लेस ऑफ दिस वर्ड लाइक दैट, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, तो उस समय आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज try to answer all the questions in complete sentences, then answer in the same tense। ये बहुत जरूरी है। फ्यूचर टेंस में क्वेश्चन है तो फ्यूचर टेंस में आंसर कीजिए। पास्ट टेंस में है, जैसे व्हाट डिड ही सी, तो डिड व्हाट डिड पास्ट टेंस है, तो आप ही सॉ से शुरू कर सकते हैं। व्हाट डज, डज मतलब प्रेजेंट टेंस, तो ही सीज।
So this is, don't change the tense. प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है तो प्रेजेंट टेंस में आंसर कीजिए, पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस में आंसर कीजिए, और फ्यूचर टेंस का है तो फ्यूचर टेंस में आंसर कीजिए. व्हेन यू हैव रिटन योर आंसर यू शुड ऑलवेज रेफर बैक टू द क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन लिख लिया आपने आंसर, तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए और चेक वेदर योर आंसर इज रिलेवेंट एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स. फिर से एक बार आंसर कीजिए. अब ये लिखा हुआ तो 10 स्टेप में है, बट आपको 10 स्टेप का 10 उतना टाइम नहीं लगाना है. आपको अपने आंसर के लिए जो गिवन टाइम है उसी टाइम में ये सारा कुछ कंप्लीट कर लेना है. अब मैं जो एक पीडीएफ मैंने रखा है, कोशिश करती हूँ कि मैं यहीं पे शेयर कर लूं, क्योंकि इसका हम जब देख रहे थे समराइजिंग paragraph and summary writing, most probably in there or in the speaking skills, एक पीडीएफ मैंने दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो वो पीडीएफ अगर आप खोल पाए, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने की कोशिश कर रही हूँ. अदरवाइज मैंने टाइप करके तो आपको वो लिंक दे ही दिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का. उसमें काफी अच्छे से यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस विद आंसर्स उस पीडीएफ में है. तो आई ऑलवेज रेफर यू कि आप समझिए जो हम इसमें प्रेजेंटेशन में जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसे आप समझ लीजिए, और उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर्स के लिए, डिटेल्स के लिए, यहाँ पर भी मैंने पैराग्राफ्स दे दिए हैं फ्रॉम सम अदर साइट्स. एंड इन द एंड आई विल गिव यू द साइट ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसको आप you can go through reading the different presentations, different slides of that presentation also, but that is much important for your questions and answers. University questions all sorts, छोटे questions भी हैं, long questions भी हैं, MCQs भी हैं, उनका आप आंसर, comprehensive paragraphs भी हैं, वो सारा आप वहां उस साइट से ले सकते हैं. So let us come to the reading. अब हम कॉम्प्रिहेंशन हमने देख लिया, क्लोज रीडिंग का. एक्चुअली ये इसके बाद वो कॉम्प्रिहेंशन बीच में आना चाहिए था, बट चूंकि मैं आगे बढ़ चुकी थी इसको आपको समझाने के पर्पज से, और कॉम्प्रिहेंशन मुझे इसमें नहीं मिला. सो आई हैव गॉन बैक टू फाइंड आउट हाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड comprehension. तो वो एक अलग स्लाइड बन गया. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. रीडिंग इज अ कंबाइंड स्किल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. Four main skills to become a master in our language. इंग्लिश के कम्युनिकेशन के लिए, इंग्लिश में अच्छे से इंग्लिश समझने के लिए, जानने के लिए, पढ़ने के लिए, ये चार, ये द रीडिंग इज अ क्लोज कॉम्बिनेशन. और एनी लैंग्वेज को अच्छे से जानने के लिए चार आपके स्पेसिफिक स्किल्स होने चाहिए, आपको आना चाहिए. लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, पढ़ना, एंड राइटिंग, लिखना. इन चारों को दोज गुड इन रीडिंग बिकम गुड लिसनर, स्पीकर एंड राइटर. जो अच्छे से पढ़ सकते हैं वो, अगर वो लिखना जानते हैं तो राइटर भी बन जाएंगे. अदरवाइज बाकी के दो जो स्किल्स हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, उसमें तो वो अपने को मास्टरी हासिल कर ही सकते हैं. Not any skill can be learnt alone, rather in a combination and integration of skills. किसी भी स्किल को आप अलग से मास्टरी नहीं कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर स्किल को जान करके किसी लैंग्वेज पे. उसके लिए आपको एक कॉम्बिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल, कम्युनिकेटिंग स्किल समझना ही होगा. तो पढ़ने के पहले दिमाग में ये तीन बातें रखिए. व्हाई डू वी रीड, मैं जो पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ. हाउ डू वी रीड, कैसे पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीडिंग, पर्पस क्या है, आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ने का मतलब क्या है. आप एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ सकते हैं, आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, आप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, आप अपने को प्रेजेंट करने के लिए पढ़ सकते हैं, आप स्पीच देने के लिए पढ़ सकते हैं. बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं. रीडिंग फॉर प्लेजर, एग्जामिनेशन, जनरल नॉलेज, इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक नॉलेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिक. These may be the reasons for your reading. Now, techniques and analysis of reading. Now, the second aspect of reading is the analysis and the techniques of reading. The techniques of reading can be divided under four headings: scanning, skimming, intensive reading and extensive reading. Scanning, scan word आप जानते हैं, scan करना मतलब
मुख्य बातें, ये स्कैनिंग इज अ टेक्निक विथ स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। मुख्य बातें जब आप स्कैन करना, तो आप मेडिकल टर्म में बहुत बार सुने होंगे, स्कैनिंग करवा रहे हैं। तो स्कैनिंग में एक्चुअली हम क्या देखते हैं, जो चीफ पॉइंट्स हैं, जो आत्मा है, जब जिसकी भी स्कैनिंग की जा रही है। अब आपको अगर बॉडी की स्कैनिंग है, किसी पर्टिकुलर पार्ट की स्कैनिंग है, तो वहां के मुख्य बिंदु आपको ध्यान देने होते हैं, तो दैट इज स्कैनिंग। while reading entire text or documentation is read quickly looking for specific informations of any specific subject। आप पढ़ने के पहले आपके दिमाग में कुछ खास बातें होंगी, उस आर्टिकल को पढ़ करके जानने के लिए आपको क्या-क्या जानना है, दैट इज व्हाई डू वी रीड, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो स्कैनिंग जब आप कर रहे हैं, तो फास्ट, आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, बट बहुत अटेंटिव होनी चाहिए। जो आपको जानना है, उन पॉइंट्स पर आपको ज्यादा स्कैन करना है, स्पेसिफिक emphasize करना है। इट इज अ पर्पसफुल रीडिंग, स्कैनिंग इज अ पर्पसफुल रीडिंग। जो आप पढ़ने जा रहे हैं, उस के पहले ही आपका पर्पस डिसाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप न्यूज पेपर पढ़ने जा रहे हैं एंड सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कोई आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जैसे मैं चूंकि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी और मेरे यूनिवर्सिटी के बारे में पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आते थे, तो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैं सुबह सुबह, इतना समय तो रहता नहीं है कि पूरा न्यूज़पेपर आदमी पढ़ ले, तो फटाफट न्यूज़पेपर को ओवरगो किया, पेजेस पलटे और यूनिवर्सिटी वाले इंफॉर्मेशन, यूनिवर्सिटी रिलेटेड न्यूज़ को खोजा और वहां पर थोड़ा उसको स्कैन किया और उसको एम्फसाइज किया। सो दैट इज स्कैनिंग रीडिंग। देन इज द स्कीमिंग रीडिंग, स्पीड रीडिंग और ओवरव्यू रीडिंग। जैसे पूरी न्यूज़पेपर की हेडिंग्स, हेडलाइंस को पढ़ लिया, सिर्फ हमने आज क्या हुआ हमारे शहर में, ये एक एग्जांपल लेकर के डिफरेंट स्टाइल्स आपको समझ में आ जाएंगे, टेक्निक्स एंड एनालिसिस समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं एक ही एग्जांपल पे एम्फसाइज कर रही हूँ। न्यूज़पेपर को रीड करना, स्कैनिंग हो गया, आपको जो जानना है, पर्पसफुल रीडिंग। स्किमिंग हो गया, स्किम करके आगे बढ़ना, पूरा न्यूज़ का हेडलाइंस जल्दी-जल्दी देखा और कुछ खास अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा आपको, तो आपने वो पॉइंट नोट कर लिया, वो पेज नोट कर लिया कि अच्छा, इस पर आकर के हम फिर पढ़ेंगे। सो ओवर व्यू, having an overview reading is not scanning is a purposeful reading, skimming is overview reading, and then intensive reading, specific reading of written information for a specific purpose and going into the minutest details। जैसे हमने बताया कि आप ओवरव्यू कर रहे हैं न्यूज़पेपर का, आप पलटते जा रहे हैं, बट एक पॉइंट आपको स्पेसिफिक देखना है, कुछ आपको स्पेसिफिक लगा कि इसका इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए अपने रीडिंग पर्पस के लिए, तो आप वहां पे वापस आइए, वहां पे रुक के आप उसके माइन्यूटेस्ट डिटेल्स जानेंगे। जैसे दैट इज कॉल्ड एज डीप रीडिंग, जनरली स्पीकिंग, रीडिंग ऑफ अ पोएम, स्टैंजा फॉर आंसरिंग इट्स क्वेश्चंस, जिसको हम कंप्रीहेंशन कहते हैं। तो वो हो गया आपका इंटेंसिव रीडिंग, डिटेल्स में जानना। एंड द लास्ट इज द एक्सटेंसिव रीडिंग, मतलब उसके रेफरेंसेस को पर तक पहुंचना। दिस मे बी रीडिंग फॉर पर्पस और फॉर प्लेजर और जनरल इंफॉर्मेशन, लाइक रीडिंग अ नॉवल। तो एक्सटेंसिव रीडिंग मतलब आपका एक पर्पस तो है, बट उसके डेप्थ में चले जाना ही, एक-एक पॉइंट, एक शब्द का डेप्थ। एक नॉवेल आप पढ़ रहे हैं, तो बहुत बार आप उसके कुछ पैराग्राफ्स को, कुछ आर्टिकल्स को जो थोड़े आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, उसको आप ओवरगो भी कर सकते हैं। उसको आप रिलेट करके जान ले सकते हैं, इमेजिन कर ले सकते हैं, जो हम अभी देख करके आ रहे हैं स्ट्रैटेजीज फॉर रीडिंग में, कि डिफिकल्ट टर्म्स एंड वर्ड्स फॉर डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक थिंग until it becomes a hindrance in overall understanding। बहुत बार ऐसा होता है, नॉवेल आप सब पढ़ते होंगे कि बहुत बार कुछ चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी तो हम को रिलेट कर लेते हैं, कभी कभी आगे पढ़ के भी पीछे की बात समझ में आ सकती है।
तो जब तक ऐसी स्थिति नहीं आ जाए कि बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है कि आगे क्या हुआ, आप बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किए हुए पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलर सेंटेंस, पर्टिकुलर पैराग्राफ को ओवरलुक करके भी आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज़ द एक्सटेंसिव रीडिंग। इट्स रीडिंग टू गेट जनरल आइडियाज़ ऑफ द आर्टिकल फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग और बिफोर डिस्कसिंग इन क्लास। एग्जाम्पल हो गया, जैसे हम क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एक बार स्टूडेंट्स को भी कह दिया जाता है कि आप एक बार पढ़ के आइएगा। तो वो तो नहीं जानते हैं कि टीचर क्या पढ़ाएँगे, टीचर नहीं जानते हैं कि स्टूडेंट्स कितना समझता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ एक्सटेंसिव रीडिंग। इट इज़ हैविंग जनरल आइडियाज़ अबाउट द टॉपिक। नाउ कम्स द प्रोसेस ऑफ रीडिंग। द प्रोस जैसा हम, अगर आपको याद होगा, राइटिंग स्किल में हमने देखा था प्री राइटिंग, राइटिंग एंड पोस्ट राइटिंग। हियर अगेन वी कैन डिवाइड इंटू 3 स्टेप्स: प्री रीडिंग, रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग। रीडिंग के पर्पसफुल रीडिंग अगर करनी है आपको स्टडी करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आपको सबसे पहले रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस गैदर करने होंगे। जिस टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी प्री रीडिंग का फर्स्ट स्टेप है गैदरिंग रिलेटेड information. Then while reading, asking questions or getting information during the reading only. रीडिंग के समय जो हमने 7 स्ट्रैटेजीज देखे थे, उसके बारे में क्वेश्चन कीजिए, इमेजिन कीजिए, इन्फर कीजिए, ऑफ कोर्स समराइजिंग एंड इवैल्यूएशन आप अब अगर आपको वहां जरूरत नहीं है तो मत कीजिए, बट 7 स्ट्रैटेजीज जो हम अभी देखते हुए आ रहे हैं, रीडिंग के 7 स्ट्रैटेजीज, इस पे जब आप पैराग्राफ को पर्टिकुलर रीड कर रहे हैं तो प्रेडिक्ट कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, कनेक्ट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, इन्फर कीजिए और इवैल्यूएट कीजिए। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रीडिंग। दैट इज वाइल रीडिंग, आपने जो 7 स्ट्रैटेजीज हमने देखा था उनको अप्लाई कीजिए। एंड देन इज द पोस्ट रीडिंग, जिसमें कि 7 के जो लास्ट है इन्फरेंस एंड इवैल्यूएशन, आप उसको पोस्ट रीडिंग में रख सकती हैं, वेदर रीडिंग इज इफेक्टिव और नॉट। ये हो गया आपका इवैल्यूएशन, टेकिंग फीडबैक, दैट इज आल्सो द इवैल्यूएशन एंड एनालिसिस एंड डूइंग इवैल्यूएशन। तो ये सारी चीजें पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज में हो गई, जो आपको समराइज करने और एनालाइज करने में हेल्प करेगा। तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ analysis and interpretation that we will see now. Now, as in the syllabus, as written in the syllabus, very important topic is translation. Reading का बहुत important aspect है ट्रांसलेशन, जो स्पीकिंग का भी बहुत important aspect है। रीडिंग एंड स्पीकिंग को कंबाइन करके, इसीलिए कई बार कहीं कहीं पर कई जगह आप देखिएगा रीडिंग एंड स्पीकिंग का कॉम्बिनेशन ट्रांसलेशन की तरह हम मान सकते हैं। एक रीड कर रहे हैं, मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं, आप उस लैंग्वेज से बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है, किसी से बात कर रहे हैं, आपने जो पढ़ा उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट आपका लैंग्वेजेस आपके डिफरेंट हैं, तो देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, वैसे बायोलॉजी में ट्रांसलेशन बिल्कुल ही अलग है, प्रोटीन सिंथेसिस का मैं जूलॉजी पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा वहां भी कोरिलेट कर ले रही हूँ। ट्रांसलेशन कई जगह कई डिफरेंट तरीकों से यूज होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का लिटरल मीनिंग है अनुवाद करना। This is a process of general communication which is a must to live in a society, to share basic information or help. क्योंकि एक मनुष्य एक सोशल एनिमल है, उसे आपस में इंटरैक्शन करना जरूरी नहीं कि हम दूसरी दुनिया, दूसरी जगह जाके इंटरैक्ट करें, हम आपस में भी इंटरैक्ट करते हैं। तो कई एक तरीकों से हमें अपने आप को ट्रांसलेट करना होता है अपने लिसनर को, बोल करके, इशारों से, वो सब हम बॉडी लैंग्वेज से, ये सब हम पहले भी देख करके आ रहे हैं स्पीकिंग स्किल में। बट लिटरल मीनिंग में कुछ कब कई बार होता है कि जो हम कह रहे हैं या जो हम सुन रहे हैं वो लैंग्वेज हमारे नॉलेज में नहीं है, तो उसको समझने के लिए उसका अनुवाद होना जरूरी है फॉर अ ब्रेकिंग ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। बहुत बार जो बिल्कुल ही इग्नोरेंस है, दो लैंग्वेज के बीच में अंडरस्टैंडिंग की बात है, और बिल्कुल ही एक दूसरे को लिसनर जो है वो समझता नहीं है, तो बीच में एक मीडिएटर, कम्युनिकेटर होगा, दैट इज टू ट्रांसलेट। तो वो ट्रांसलेट जो करेगा वो ट्रांसलेटर हो गया, जो ट्रांसलेट किया जाएगा प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसलेशन। So a translator is required for translation in English language
इसके एग्जाम्पल है कि अगर आपको हिंदी से इंग्लिश समझनी है तो एक ऐसा ट्रांसलेटर चाहिए, किसी और लैंग्वेज से आपको इंग्लिश समझना है तो इंग्लिश लैंग्वेज का नोन ट्रांसलेटर चाहिए होगा। ट्रांसलेशन कैन बी डिफाइंड एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज रिटन और स्पोकन इन अ सेकेंड लैंग्वेज हैविंग द सेम मीनिंग एज द फर्स्ट लैंग्वेज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रांसलेशन का, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जो स्पीकिंग जो सोर्स पर्सन है और जो टारगेट है, ट्रांसलेटर बीच में कम्युनिकेटर या मीडिएटर का काम करता है। तो सोर्स और ट्रांसलेटर के बीच में जो सोर्स ने कहा ट्रांसलेटर ने समझा, उसके बीच में ट्रांसलेटर को टारगेट ने समझा, सॉरी, सोर्स एंड टारगेट के बीच में ट्रांसलेटर है जो एग्जैक्टली जो सोर्स कह रहा है वो टारगेट तक पहुंच रहा है। इस ब्रिज को जो बनाएगा दैट इज द ट्रांसलेटर। सो द ट्रांसलेटर इज अ स्किल्ड पर्सन ट्रेन्ड इन द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग टू और मोर लैंग्वेजेस बिफोर द ऑडियंसेस। जो सुन रहे हैं और जो बोल रहे हैं उनके बीच में इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल ये तो मस्ट है कि उसे दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस जाने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द कल्चर ये भी एक जरूरी चीज है कि खाली लिटरल मीनिंग जान करके आप इवैल्यूएशन एनालिसिस नहीं आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो एक स्पीकर है, जो सोर्स है, वो अपनी बात को अगर समझाना चाहता है टारगेट को, तो आपको जो ट्रांसलेटर है उसको वो कल्चर मीडियम, वो मीडियम भी समझना चाहिए जिस मीडियम में वो समझा रहा है। प्लेस, कल्चर, प्लेस एंड टाइम ऑफ ऑडियंस एंड द नरेटर और द स्पीकर। जो स्पीकर है, जो बोल रहा है, उसकी बात को जो समझ रहा है उस तक पहुंचाने के लिए आप कई तरीकों से हो सकता है। या तो बीच में ट्रांसलेटर हो, वो जो बोल रहा है वो बोलता जाए और समझाने वाला समझाता जाए, या वो हम आगे देखेंगे वो साइमल्टेनियस हो गया, बीच-बीच में रुक-रुक करके गैप ले, पॉज़ ले और तब ट्रांसलेटर समझाए। सो पहले तो हम ट्रांसलेटर की क्वालिटी अभी देख रहे हैं, ही मस्ट बी बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल। कल्चर समझना चाहिए, प्लेस एंड टाइम ऑफ स्पीकिंग और रीडिंग होना चाहिए, एंड अ ट्रांसलेटर मस्ट नो द मीडियम और द सब्जेक्ट। ट्रांसलेटर को जो जो सब्जेक्ट है, सोर्स और टारगेट के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए उस ट्रांसलेटर को उस फील्ड का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि बायोलॉजी का कोई एक टॉपिक लिया जा रहा है, उसके बायोलॉजी के बारे में कुछ समझाना है किसी एक टॉपिक को, टारगेट सोर्स समझा रहा है और टारगेट तक पहुंचना है, तो जब तक ट्रांसलेटर बायोलॉजी का नहीं होगा, बायोलॉजी के फील्ड का नहीं होगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द ट्रांसलेटर टू गिव द एसेंस, अंदर जो सार जिसको हम कहते हैं, सार गर्भित इंटरप्रिटेशन, जिसको क्वालिटी इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि जो पर्पस था सोर्स का वो टारगेट तक पहुंच जाए, वो उसकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ट्रांसलेटर में। नाउ सम एस्पेक्ट ऑफ स्पीच इंटरप्रिटेशन, जैसा हमने पहले कहा कि ट्रांसलेशन के लिए स्पीकिंग एंड रीडिंग दोनों स्किल कंबाइन होकर के हम देखते हैं, सो दैट results in a good translation. So now there are certain more aspects of translation, and that is the consecutive translation, simultaneous translation and side translation, जो अभी हम आपको बता रहे थे। consecutive translation जिसमें पॉज दे दे करके बोला जाता है, जो स्पीकर है, जो सोर्स है, वो अपनी बात को थोड़े थोड़े मटेरियल पे थोड़ा सा बोलता है, फिर वो थोड़ा रुकता है, फिर ट्रांसलेटर उस चीज को जो सोर्स ने कहा वो टारगेट तक पहुंचाने के लिए, वो जैसे आपने टीवी में पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि जो स्पीच दे रहे हैं वो किसी और लैंग्वेज में स्पीच दे रहे हैं, तो वो जब बोल रहे हैं तो थोड़ा सा वो, हालांकि साइमल्टेनियस टीवी वगैरह में ज्यादातर साइमल्टेनियस आता है, वो जो बोल रहे हैं वो साथ साथ साइड में कैप्शन में लिखा हुआ आता जा रहा है। तो दैट इज एग्जैक्टली द रीडिंग एंड राइटिंग स्किल का कॉम्बिनेशन हो गया। स्पीकिंग स्किल में आएगा कि जो सोर्स जो बता रहा है उसको पॉज में बोलेगा और ट्रांसलेटर उसको जब पॉज लेगा तो समराइज करके, या ऑलमोस्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल है, वो भी हम अभी आगे देख लेंगे, लिटरल सिमेंटिक ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना, या जो कहा गया उसकी आत्मा, उसका जो मैसेज है इनकोडेड इनटू दैट स्पीकिंग, उसको पहुंचाना।
तो वो हो गया consecutive translation that gives a pause, interpreter then translate into different language. The respondent then again speaks and interpreter translate this response again. तो इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में बोलना हो गया consecutive translation. जबकि simultaneous translation है स्पीकर गोज ऑन स्पीकिंग, स्पीकर बोलते जा रहा है। बहुत बार टीवी वगैरह में ऐसे ही आता है, आपने सुना होगा कि स्पीकर अपने लैंग्वेज में बोलते जा रहे हैं, या तो स्पीकर के या सोर्स के लैंग्वेज को साइलेंट कर दिया जाता है, या उनके लैंग्वेज को रिटन में वो आ रहा है और उसका आंसर ट्रांसलेटर उसका मीनिंग, उसका थीम समझाता जा रहा है। दैट इज द साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन। एंड साइड ट्रांसलेशन इज particularly in specified areas जिसमें आप visualize करके specific translation of specific documents, for example, is the visualization is going together with the translation. Then comes the types, forms and problems of translation. Translation में दो तरह के ट्रांसलेशन हो सकते हैं, लिटरल ट्रांसलेशन, सिमेटिक और idiomatic, sorry, idiomatic नहीं, semantic, it will be n, यहाँ पे n छूटा हुआ है, सिमेंटिक और idiomatic ट्रांसलेशन। टाइपिंग मिस्टेक्स थोड़े थोड़े कहीं कहीं पे रह जा रहे हैं। दिस इज सिमेंटिक, पढ़िए हमेशा यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है। सिमेंटिक और आइडियोमेटिक मतलब आइडिया लगा करके ट्रांसलेट किया जाए। लिटरल मीनिंग इज वर्ड टू वर्ड लिटरल रिप्लेसमेंट। This is more accurately it is called as formal equivalence translation. Equivalence मतलब संदर्भ, जो संदर्भ की समानता, समानता हो गया, जो कहा जा रहा है उसका बिल्कुल फॉर्मल मीनिंग हुआ, जो वर्ड है उस वर्ड का भले ही थोड़ा बहुत मीनिंग जैसे डिफरेंस नहीं हो जाए, तो इसलिए थोड़ा बहुत एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में सेम वर्ड को जब ट्रेन को हिंदी में ट्रांसलेट करना हो, तो उसको फिर से लौपत गामिनी वाला जो लंबा चौड़ा आता है वो आजकल, वो उसकी जगह रेलगाड़ी या ट्रेन ही बहुत बार कहा जा सकता है। सो दिस इज वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। मोस्टली एक वर्ड का दूसरे लैंग्वेज में एग्जैक्टली ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल इक्विवेलेंस ट्रांसलेशन, एंड दैट translation is the literal translation. That is more a transliteration of words. लिटरेसी, वर्ड्स की लिटरेसी को ट्रांसफॉर्म किया गया, दैट इज द लिटरल ट्रांसलेशन। एंड अनदर इज सिमेंटिक और आइडियोमेटिक ट्रांसलेशन। ट्रांसलेटर ट्राइज टू कम एज क्लोज एज पॉसिबल टू द मीनिंग कन्वेड बाय द स्पीकर। स्पीकर ने जो कहा है उसका मतलब क्या है, वो मीनिंग समझाना ट्रांसलेटर का मेन पर्पस है। दैट इज कॉल्ड एज मीनिंग, इट फोकसेस ऑन मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ पैराग्राफ्स। जो पैराग्राफ्स है उसमें एक से ज्यादा सेंटेंस एक बार में स्पीकर या सोर्स बोलता है, और उसको टारगेट तक पहुंचाने के लिए अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में ट्रांसलेटर उसको एक्सप्रेस करता है। एक एग्जांपल है, फ्रेंच फ्रेज है JAI फेम, आई फेम, दैट इज, ये फ्रेंच फ्रेज है जिसका लिटरल मीनिंग है आई हैव हंगर, मुझे भूख है। तो आई हैव हंगर, हंगर इज नॉट अ करेक्ट सेंटेंस। सुन के ही आपको नहीं, मेरे पास भूख है, हैव मतलब होता है मैं रखता हूं, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको ट्रांसलेटर जब ट्रांसलेट करेगा तो वो बोलेगा आई एम हंग्री, मतलब मैं भूखा हूं। तो दैट इज, दिस इज द सिमेंटिक और आइडियोमेटिक ट्रांसलेशन। मतलब क्या है बोलने का, अडॉप्टिंग द ग्रामर, सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ टारगेट टेक्स्ट। टारगेट जो है उसका, उसकी आत्मा को समझाना हो गया idiomatic translation. Then are the forms of translation in terms of language. Language के terms में intralingual, एक ही भाषा में, इंग्लिश से इंग्लिश में समझाना, हिंदी से हिंदी में समझाना। बहुत बार सेम लैंग्वेज के बीच में भी ट्रांसलेशन जरूरी होता है, सोर्स और टारगेट के बीच के कम्युनिकेशन को प्रॉपर बॉन्डिंग प्रॉपर करने के लिए। तो हो गया वो इंट्रा, इंट्रा इंट्रा मतलब इनसाइड। तो एक ही लैंग्वेज के से में एक कह रहा है, दूसरा समझ रहा है, ट्रांसलेटर समझा रहा है। इंटरलिंगुअल, बिटवीन द लैंग्वेजेस, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, या अलग अलग लैंग्वेजेस में समझाना। एंड देन कम्स द इंटरसेमियोटिक। अगेन द कंटेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट इज ऑफन चेंज्ड। ये पढ़ाई लिखाई स्टडीज में ज्यादातर होता है,
दैट इज जो आइडियोमेटिक ही एक तरह से हो गया कि आइडिया को समझाना, दो तरह के सोर्स और टारगेट के बीच में जो सोर्स ने जो समझाया उसको, उस आइडिया को, उस थीम को पहुंचाना टारगेट तक इज द इंटरसेमियोटिक ट्रांसलेशन. नाउ कम्स द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन एक काफी टफ सब्जेक्ट है. It is having a lot of difficulties, a lot of interruptions, a lot of gaps between the source and the target, जिसको कि ट्रांसलेटर को फिल करना होता है. तो उसमें मुख्य रूप से हम यहाँ पे पहले दो तरह के इक्विवेलेंस, टू टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस एज प्रॉब्लम इन ट्रांसलेशन. सो एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट फॉर अ वर्ड from one sign system to another. This is the most rigorous problem in translation. एक बात एक लैंग्वेज में जो कहा जा रहा है उसको दूसरे लैंग्वेज में, आगे इसके टाइप्स में हम एनालिसिस, ट्रांसफर, रीस्ट्रक्चरिंग एंड इक्विवेलेंस के डिफरेंट फॉर्म्स में भी आगे देखेंगे. एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए, जैसे व्हाइट ड्रेस है, सोशियो कल्चरल वे ऑफ ट्रांसलेशन अलग हो सकता है, लिटरल मीनिंग में अलग हो सकता है. जैसे एक सफेद रंग मान लीजिए, इसको अगर हम एक एग्जांपल दें, एनालाइज करें इसको, तो फॉर्मल इक्विवेलेंस में हो गया व्हाइट कलर इज वाइट, सफेद कलर हो गया. व्हाइट इन सोशियो कल्चरल मीनिंग में बहुत सारे धर्मों में व्हाइट को सैडनेस का प्रतीक माना जाता है, वीडियोस पहनते हैं सफेद कपड़े, जबकि क्रिश्चियन रिलीजन में वेडिंग ड्रेस ही व्हाइट होता है. तो ये सारी चीजों को ट्रांसलेशन के समय बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है, और मीनिंग्स ट्रांसलेटर को वो उस जो सोर्स और टारगेट के बीच में जो थीम है, जो जिसको आप कह सकते हैं आत्मा अपने बात की, वो उसको स्टैब्लिश करना होता है. तो ये दो तरीके से प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन को हम समझ सकते हैं. पहला है फॉर्मल इक्विवेलेंस एंड दूसरा है डायनामिक इक्विवेलेंस. Formal equivalence when one keeps the original words as it is and explains the cultural and social significance elsewhere. वो ओरिजिनल वर्ड को समझता है और उसका जो उसकी जो मीनिंग्स हैं सोशल वैल्यू में, कल्चरल वैल्यू में, सोसाइटी में, उसके बेसिस पर उसी ओरिजिनल वर्ड को समझाने की कोशिश करता है. देन डायनामिक इक्विवेलेंस. डायनामिक मतलब एक्टिव, काइनेटिक्स है इसमें, काइनेसिस से एनर्जी, डायनामिक आप समझती हैं, गतिशील होना. तो जो कहा जा रहा है उसको जब प्रेजेंट किया जा रहा है तो उसमें एक डायनामिज्म है, एक गतिशीलता है, where one finds the closest possible equivalence. As for example, vermilion is the translated word for सिंदूर in Hindi. सिंदूर का हिंदी व्हाइट पाउडर, रेड पाउडर, ऑरेंज पाउडर इस तरह नहीं बोला जाता है. एक शब्द है जिस भी कलर का सिंदूर है, either it is presented as सिंदूर or its word linguistic translation is vermilion. So this is the dynamic translation. The process of translation from one language to another is full of difficulties. So here are some typical issues that one has to deal with during translation. In reading specifically we are looking here, but it is also during speaking also. That is making sense. Translator को जो कह रहा है उसका sense होना चाहिए. Conveying the spirit and manner of the original text. जो ट्रांसलेट कर रहा है उसका जो स्पिरिट है, जो उसकी आत्मा है, उसका जो वे है, उसका जो मैनरिज्म है, वो नहीं बदलना चाहिए. Having a natural and easy way of form of expression. बहुत ही नेचुरल वे में एक्सप्रेशन का तरीका बहुत सिंपल होना चाहिए. एंड क्रिएटिंग अ सिमिलर रिस्पॉन्स. जो सोर्स कह रहा है टारगेट तक उसका रिस्पॉन्स, सिमिलर रिस्पॉन्स क्रिएट हो, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है. सो बेस्ड ऑन थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ 1960s, यूजिन नेडा, she was a specific English विद्वान जिसको आप कहिए, इंग्लिश लर्नर, started with the premise that a word does not have a fixed meaning but acquires meaning through its context. उन्होंने बताया कि एक पर्टिकुलर शब्द का लिटरल मीनिंग कुछ और हो सकता है, बट कभी कभी उसका एक्सप्लेनेशन, उसका वे ऑफ acquiring may be socio-cultural, may be referential, may be connotational. That is connotational मतलब
उसका जो उस शब्द की इंटरनल फीलिंग, तो वो अभी हम देखते हैं। दैट इज द कल्चर एंड सेटिंग दैट वन यूजेस द वर्ड। जब उस शब्द को यूज किया जा रहा है तो उसकी इंटरनल मीनिंग क्या हो सकती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द एनालिसिस। The meaning is attributed to the word from that context and culture. जहां पर यूज किया है सोर्स ने एक पर्टिकुलर वर्ड को, उसका कंटेक्स्ट क्या है, कल्चर क्या है, उनके कहने का मतलब क्या है। नीडा's model of translation does not merely talk about the act of translation but mentioned a three-stage system of translation. According to नीडा, एक ट्रांसलेशन में तीन चीजें होनी चाहिए: एनालिसिस, ट्रांसफर एंड रीस्ट्रक्चरिंग। एनालाइज कीजिए, जो कह रहा है सोर्स जो कह रहा है उसको टारगेट तक पहुंचाने के पहले इमीडिएट ट्रांसलेटर को एनालाइज करना चाहिए, ट्रांसफर करना है, उसको टारगेट तक ले जाना है, एंड वाइल ट्रांसफरिंग इट शुड बी रीस्ट्रक्चर्ड। जो उसका स्ट्रक्चरिंग, उसको फिर से रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं आप वर्ड को चेंज करके भी, ताकि जो स्पिरिट है उस टेक्स्ट का वो टारगेट तक पहुंच जाए। So a careful analysis involves looking at multiple aspects of the source text. So analysis of grammatical meaning would be entirely linguistic in nature. So analysis को हम चार पॉइंट में बता सकते हैं कैसे एनालाइज होगा। ग्रामेटिकल मीनिंग, जो कहा गया उसका लिटरल मीनिंग क्या है। रेफरेंशियल मीनिंग विथ एन एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, किस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है उससे रेफरेंशियल होना चाहिए जो ट्रांसलेटर वर्ड चुन रहा है सोर्स तक ले, टारगेट तक ले जाने के लिए। देन कोनोटेशनल मीनिंग, दैट इज उसकी जो, जिसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, पर्यायवाची शब्द भी एग्जैक्टली नहीं हुआ। जो शब्द सोर्स ने कहा है वो कभी कभी टारगेट तक पहुंचाने के लिए उसकी इंटरनल मीनिंग को भी समझना होगा। दैट इज समथिंग सजेस्टेड बाय अ वर्ड और अ थिंग, लाइक ब्लू। ब्लू कलर है, बट कभी कभी अगर एक टेक्स्ट में कहा गया कि शी इज फीलिंग ब्लू और ही इज फीलिंग ब्लू, तो उसका मतलब हो गया ही इज और शी इज सैड। तो ब्लू का मतलब फीलिंग ब्लू इज, नाउ इट हैज बिकम द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के भी बहुत डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जो वो अगर हम ग्रामर देखेंगे तो देखेंगे, बट इट इज दिस इज कॉल्ड एज द कोनोटेशनल मीनिंग। द डिटेल्स ऑफ द कोनोटेशनल मीनिंग एंड एग्जांपल्स अगेन यू कैन गेट, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ वो जो पीडीएफ है उसमें हम आपको देंगे। देन कम्स द सोशियो कल्चरल मीनिंग। जैसे एक व्हाइट कलर को जैसे मैंने आपको समझाया कि व्हाइट कलर ऐसे तो एक कलर है लिटरल मीनिंग में, बट उसका कोनोटेशनल मीनिंग या रेफरेंशियल मीनिंग, अब आपको मीनिंग देखना होगा किस कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है। किसी एक सोशियो कल्चरल जगह पे व्हाइटनेस का मतलब सैडनेस या समथिंग डिफरेंट हो सकता है। जैसे एक हिंदू रिलीजन में व्हाइटनेस इज फॉर द पर्टिकुलर केस में, कंटेक्स्ट में ऑफ कोर्स, जैसे वीडियोस हमेशा वाइट ड्रेस रेफर किया जाता है, रेफरेंस में आ जाता है, बट in some Christian religion it is a wedding dress in white. So these are the different analyzing method of the translation. Then it is transferred, as translator is done with the first step. The second step will be the transfer. It comes to being where the translator needs to find the equivalence between the language of source text than that of target language. तो इसको ट्रांसफर करना होगा, ये हम अभी देख करके आ रहे हैं कि पहले एनालाइज कीजिए सोर्स के कहे हुए बात को या पढ़े हुए चीज को, उसको फिर ट्रांसफर कीजिए और रीस्ट्रक्चर करके। फाइनल स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन डिपेंड्स मोस्ट ऑन finding the most suitable equivalence in the translation. Most suitable wording से, तरीकों से समझाना is the restructuring, and then is the interpretation. So transfer and restructuring together can be correlated with the word interpretation, that is कैसे रखा गया, इंटरप्रेट ट्रांसलेटर ने कैसे किया, उसको इंटरप्रेटर भी इसीलिए ट्रांसलेटर को कह सकते हैं। इंटरप्रिटेशन इज एक्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग, reframing or otherwise showing your own understanding of something. जो सोर्स ने कहा, जो टारगेट ने समझा,
उसके बीच में इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर का काम है बिल्कुल एग्जैक्टली सोर्स की बात को ट्रांसलेटर तक पहुंचाना। रिस्ट्रक्चरिंग कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, कोनोटेट कीजिए, रेफरेंशियल words खोजिए, और a person who translate one language into another is called as interpreter, because they are explaining what a person is saying to someone who doesn't understand. So there is difference between the translator and interpreter. ये भी ध्यान रखिए यहाँ पे। ट्रांसलेटर है एक अनुवादक, उसका मेनली वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देता है या समटाइम्स रेफरेंशियल मीनिंग के साथ ट्रांसलेट कर सकता है, बट इंटरप्रेटर को मतलब समझाना होता है। तो सक्सेसफुल ट्रांसलेटर इज अ सक्सेसफुल इंटरप्रेटर आल्सो। सो इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्स टू अंडरस्टैंड द पीस ऑफ द म्यूजिक, टेक्स्ट, लैंग्वेज और आइडिया एंड देन गिव योर एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। उसको समझाइए, दूसरे पहले समझिए फिर समझाइए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है इंटरप्रिटेशन का। A computer may produce masses of data, but it will require your interpretation of data. For example, किस कंप्यूटर जो जानता है उसने एक डाटा बना लिया, डाटा मासेस डाटा बना लिया, बट जब तक वो टारगेट को समझाएगा नहीं, उसको इंटरप्रेट नहीं करेगा, तब तक टारगेट नहीं समझेगा। So now here are some aspects of speech interpretation. Speech interpretation again is another part of the problem of translation. That is in consecutive translation. ये तो हम देख करके आ रहे हैं, simultaneous translation and side translation. This we have already seen. अब इसकी wordings में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपने answers के लिए, या अगर आप जो कंसेक्यूटिव ट्रांसलेशन आपको डिफाइन कैसे करना है ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। हमने अभी देखा है पैराग्राफ्स में पॉज कर करके समझाना कंसेक्यूटिव ट्रांसलेशन हो गया, बोलते जाना और समझाते जाना साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन हो गया, एंड साइड ट्रांसलेशन हो गया विजुअलाइज करके ट्रांसलेट करना। So to summarize, translation can be defined as a communication written or spoken in a second language having the same meaning as a communication. Then second is the translation is process of changing a text from one language to another. Then a copy made in one language that has been written or spoken in another, and producing a target language closest natural and equivalent to the source language, focusing first on meaning and secondly on style. So these are the speech of interpretation which solve the problems of translation. So essentially there are two styles or types of translation, literal and semantic and idiomatic. So again ये हम अभी आप देख करके आ रहे हैं, तो इसके बाद की जो स्लाइड्स हैं उनमें जो आपको यहाँ तक स्लाइड 8 तक एक्चुअली लिटरली मैंने समझाया आपको कि ट्रांसलेशन को या रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन या अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ना है, क्या क्या आपको टर्म्स जानने हैं। अब यहाँ से 9 से आप आगे बढ़ करके लैंग्वेज ले सकते हैं। जैसे सिमेंटिक ट्रांसलेशन में एज ऑलरेडी आई हैव गिवन यू द एग्जांपल, आई हैव हंगर इंग्लिश में होगा, बेटर ट्रांसलेशन आई एम हंग्री होगा। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन that we have already seen. Now this is the paraphrasing, summarizing and paraphrasing. Reading का एक और पार्ट है, इसको हम ऑलरेडी देख कर क्या है। पैराफ्रेजिंग आप अपने वर्ड में भी देख सकते हैं, जो आपको टेक्स्ट दिया गया है उसको ओन वर्ड में जितना हो सके समराइज कीजिए, बट जरूरी नहीं है कि वो समराइज हो ही। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ओरिजिनल टेक्स्ट है 45 वर्ड का और पैराफ्रेज टेक्स्ट है 56 वर्ड्स का, बढ़ गया है। तो पैराफ्रेजिंग का मतलब है जरूरी नहीं है कि कम हो, बट समराइजिंग इज ऑलवेज टू समराइज। 103 वर्ड का एक टेक्स्ट है जिसको 31 वर्ड में समराइज किया गया है। तो दिस इज द एवरेज समराइजिंग का एक मान के चला जाता है कि 1/3 वर्ड में कोशिश की जाए, और ये हम पहले देख चुके हैं स्पीकिंग स्किल के समय में, और राइटिंग स्किल में समराइजिंग अलग से हमने बिल्कुल एक पूरी वीडियो मैंने दी हुई है आपको कि क्या क्या होना चाहिए ही समराइज करते समय। आप वर्ड्स को आप टेक्स्ट को समराइज कीजिए, बट कुछ चीजें आपको एज इट इज रख देनी है। दिस ऑलरेडी वी हैव सीन। नाउ दिस इज द ट्रांसलेशन जो हम पूरा पढ़ के आ रहे हैं, उसको आप अपने लैंग्वेज में अगर आपको और जानना है तो आप लिख सकते हैं। आपके नोट्स के लिए, आपके आंसर्स के लिए यू कैन गो थ्रू दीज स्लाइड्स, एंड देन द in the last
प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन के लिए, अब जैसे रेस्टोरेंट है खाने का के लिए, इसको इंग्लिश में रेस्टोरेंट कहते हैं, दूसरे स्पेनिश में रेस्टोरेंटी कहते हैं, रेस्टोरेंटी इन इटालियन कहते हैं, रेस्टोरेंट इन जापानीज कहते हैं. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डिफरेंट वेज ऑफ ट्रांसलेशन. और इनके बेसिस पर द डिपेंडिंग अपॉन the types of source text being translated and subject matter, it may be of two types. The intended purpose क्या होना चाहिए, intended audience for the target text is level of linguistic awareness. ये 3 टाइप होना चाहिए. Actually ये भी 3 points होने चाहिए understanding the translation में. This will be the third point. So type of source, there are the analyzing में fact. These are the 3 factors: type of source text being translated and subject matter, intended audience for the target text, जो ऑडियंस है उसको समझ में आना चाहिए, and translators ability to understand both the source language and target language. ट्रांसलेटर को टारगेट लैंग्वेज भी समझ में आना चाहिए और सोर्स लैंग्वेज भी समझ में आना चाहिए. तो ये जो एसेंशियल फैक्टर्स हैं फॉर ए प्रॉपर ट्रांसलेशन, इसके बेसिस पर ट्रांसलेशन फिर 2 तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. ट्रांसलिटरेशन, बिल्कुल मीनिंग वाइज लिटरल मीनिंग बताया जाए. ट्रांसक्रिएशन, सेमांटिक और आइडियोमेट्रिक हो गया. अडॉप्टिंग अ मैसेज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर व्हाइल मेंटेनिंग इट्स इंटेंट, स्टाइल, टोन एंड थीम. उस जिस टेक्स्ट को पढ़ा जा रहा है, रीड किया जा रहा है, उसकी क्या आत्मा है, उसका क्या मीनिंग है, उसको बोलने का क्या पर्पस है, वो एग्जैक्टली प्रेजेंट होना चाहिए टू द target. So this is transcreation. Now, these are certain university questions. As I have told you, I'm giving you, I am sharing again the another site. This is the site. The reading and understanding unit 4. इसको आप बढ़ा करके देख सकते हैं. इसमें बहुत डिटेल में आपका सारा दिया हुआ है. डिटेल्स जो हम आप ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं. These points you can go through. जिसमें point wise सारा दिया हुआ है. Comprehension क्या है, interpretation क्या है, all these points we have seen. Now the question answers. This site specifically I am giving you here for the examples. आपके बहुत सारे इसमें पैराग्राफ्स दिए हुए हैं पैराफ्रेजिंग के लिए और कॉम्प्रिहेंशन के लिए, जिससे कि क्वेश्चंस का आप आंसर्स कैसे कीजिएगा. सो दिस इज द पैराग्राफ ऑफ, इसमें आपका आंसर्स हैं. इसमें कितने तरह से आंसर दिया जा सकता है, इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं और इसका मैं लिंक भी देने की कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ट्रांसलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, देन आर द एनालिसिस हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, ट्रांसफरिंग हो गया, रीस्ट्रक्चरिंग हो गया. दीज आर द डिटेल्स, डायनामिक इक्विवेलेंस एंड द फॉर्मल इक्विवेलेंस. दीज ऑल वी आर कमिंग, सब शॉर्ट में देखते हुए आ रहे हैं. यहाँ से आ रहे हैं आपके क्वेश्चंस. तो लॉन्ग क्वेश्चंस ही इसमें ज्यादा है. ये कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ्स विथ क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हुए हैं. सो यू कैन टेक फॉर योर प्रैक्टिसिंग, यू कैन टेक फ्रॉम हियर. देन दीज आर द MCQs and these are certain references for further reading. Books के बारे में भी दिया हुआ. So with this ends the reading and understanding. I hope आपको ये बहुत clear होगा. Do like, share and subscribe the channel. It doesn't require a single penny. कोई पैसा नहीं लगता है liking में, sharing and subscribing में. Soon we will be coming back to our zoological topics. एक और वीडियो में बना करके कुछ grammatical part को explain करना चाहती हूँ. And after that, this series of AECC will be completed. So press the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thank you.